नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कल हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी और वीडियो काफ़ी लगभग 1 घंटे के हम बना रहे हैं, उस हिसाब से टॉपिक आगे चल रहा है। तो उसके हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान सभा बन गई, संविधान सभा ने संविधान तैयार कर लिया और जो संविधान तैयार किया उसमें 3 पठन हुए। पठन का मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने से पहले जैसे बनाने वाले कोई सारा दिन बैठ के नहीं बैठे रहते थे। जिनका जो काम है, प्रारूप समिति में जिसका जो काम है वो अपना अपना काम कर रहे थे और जितना मैटर तैयार हुआ उसके बाद में एक मीटिंग होती थी जिसको कहते थे बैठक। और एक बैठक जब लगातार 5-7 दिन चलती थी, 10 दिन चलती थी या कई महीने चल जाती थी, उस बैठक को कहते थे पूरा सत्र। उसमें सभी बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा होती थी और चर्चा के बाद में एक एक शब्द पे विचार विमर्श होता था और आवश्यक संशोधन पारित करके और संविधान में शामिल किया जाता था। तो कई बैठकों का जो इकट्ठा समूह है उसको हम कहते थे सत्र। और उस दौरान संविधान को पढ़ा जाता था। पठन मतलब एक एक शब्द पे चर्चा। तो संविधान सभा ने 3 पठन किए। 3 पठन में संविधान को पारित किया। पहला पठन हुआ 4 से लेकर 9 नवंबर। पहला पठन हुआ 4 से लेकर 9 नवंबर। दूसरा पठन हुआ 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय पठन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर जो लास्ट में 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान का आंशिक भाग हमने स्वीकार कर लिया था। तो ये तीसरा पठन, कुल 3 पठन हो गए थे। अब सत्र कितने हुए? सत्र हुए 12। सत्र कितने हुए? 12 सत्र हुए। देखिए, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे, वहां तक 11 सत्र हुए। और 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक फिर एक सत्र हुआ और कुल 12 सत्र हुए। तो संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? 12 सत्र हुए थे। ठीक है जी, ये आए तो आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 का दिन काफी महत्वपूर्ण था। इस दिन हमारा संविधान बिल्कुल बन के तैयार हो गया था और संविधान को बिल्कुल अंतिम रूप से पारित कर दिया था। और संविधान के वैसे तो 15 अनुच्छेद है, ज्यादातर किताबों में, कुछ में 16 भी बोल रहे हैं, लेकिन 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए थे और शेष अनुच्छेद जो थे वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे 15 अनुच्छेद संविधान के उस दिन लागू कर दिए थे। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद, 15 आर्टिकल्स को उस दिन एप्लीकेबल कर दिया था। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। दूसरी बात, उसी दिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने कह सकते हैं चयनित किया गया था, मनोनीत नहीं किया था, चुनाव हुआ था उनका। संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को का चुनाव किया था और उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन शपथ ग्रहण किया था। तो 26 जनवरी 1949 का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया। अंगीकृत का मतलब है अडॉप्ट करना, मतलब हमारे देश के सभी नागरिकों ने उसको मान लिया। अधिनियमित किया। अधिनियमित का मतलब हुआ उसे नियमों के अनुसार हम सब ने स्वीकार किया, पूरे देश में स्वीकार किया, इनएक्ट कर दिया। और आत्मार्पित किया। ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित का मतलब है इस संविधान को हमने खुद को समर्पित किया कि आज से मैं इस देश में इस संविधान के अनुसार चलूंगा और इसकी मैं पूरी पालना करूंगा। तो इसको बोलते हैं आत्मार्पित करना। अधिनियमित का मतलब लागू करना। अंगीकृत किया। और संविधान सभा में जो 299 मेंबर्स थे उसमें से 284 सदस्यों ने उसी दिन उस पर साइन कर दिए थे। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये करता है, ये करता, ऐसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक का ध्यान रखना।
प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद हाथों हाथ, वैसे 16 है, बाकी ज्यादातर बुक्स में 15 लिखा हुआ है, तो 15 ही मानेंगे। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिया था। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। संविधान की 3 प्रतियां बनकर तैयार हुई, जिसमें मेन प्रति अंग्रेजी में थी, ठीक है, मेन प्रति अंग्रेजी में थी और एक प्रति हिंदी में थी, और तीसरी प्रति तैयार की थी वो इंग्लिश में ही, लेकिन उसको चित्रित किया था, उसको चित्र बनाए गए थे, चित्रित किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने सुंदर पेंटिंग्स के माध्यम से उसको चित्रित किया था। नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए? देखिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। एक तो ये 5 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित थे, सिटीजनशिप से संबंधित, ये अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ, क्योंकि शपथ जब तक राष्ट्रपति नहीं लेगा तब तक क्या होगा, तो राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद लागू हो गया था। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324, ये लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 366, 367 जो संचित निधि और लोक निधि से संबंधित है। क्यों? कि जब सरकार बन गई, संविधान सभा संसद की भांति कार्य कर रही है, तो संविधान सभा को खर्चा चलाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो खर्चा कैसे चलाएगी? संचित निधि से। पैसा कैसे आएगा? देश का पैसा कहाँ इकट्ठा होगा? संचित निधि और लोक निधि 366 और 67 और 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये सभी के सभी अस्थायी प्रावधान हैं जो टेम्परेरी थे, इन सभी को लागू कर दिया गया। तो देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनुच्छेद हाथों हाथ लागू कर दिए थे। तो कई किताबों में 394 को नहीं माना गया है, 394 को माना नहीं गया है कई किताबों में। वो इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि 394 में ये बात कही थी कि ये इतने अनुच्छेद अब लागू होंगे, शेष उस वक्त लागू होंगे, तो इसको तो लागू होना ही पड़ेगा ना। तो कईयों ने इसको शामिल नहीं किया और हमने यहाँ शामिल किया है। इसको शामिल करें तो 16 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए थे। वैसे पेपर में आए तो 16 आए तो आपको 16 सही करना है, 16 नहीं आए, 15 आए तो आपको 15 सही करना है, और लिखने के लिए आए आरएस मेंस में तो आपको 16 अनुच्छेद तुरंत लागू करने की बात करनी है। अब देखो, मैंने बोला कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। शेष बचे हुए सभी अनुच्छेद जो 395 आर्टिकल थे, उन सभी को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 का दिन। अब समझना, 26 नवंबर का दिन भी हम भूल नहीं सकते। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 26 नवंबर को सब कुछ काम तैयार हो गया, राष्ट्रपति तक हमने चुन लिया, फिर ये 26 जनवरी का क्या मुहूर्त था? ये मुहूर्त था, ये वास्तव में मुहूर्त था। ये मुहूर्त क्यों था? क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 का वो दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया था। और ये तय किया था, क्या ये तय किया था कि इस दिन से हम अपने देश को स्वतंत्र मानते हुए हम अंग्रेजों का कुछ नहीं सहन करेंगे, हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 से उस वक्त तय किया था। क्या 26 जनवरी तय किया था? नहीं, 26 जनवरी तय नहीं किया था। एक्चुअल में यह तय किया था कि जनवरी माह के अंतिम शनिवार को हम जो है वो क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो अंतिम शनिवार 26 जनवरी को आ रहा था, इसलिए 26 जनवरी के दिन पहली बार देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी, ताकि उनका सपना भी पूरा हो देशभक्तों का, चाहे भले ही 20 साल बाद हो रहा है, 26 जनवरी 1950 का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया और माना गया कि हम शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे।
ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1930 का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। सत्य कथन है, 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार तिरंगा फहराया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल। 1930 में जनवरी माह के अंतिम शनिवार को स्वाधीनता दिवस मनाना तय किया गया। क्या ये भी सही है? बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि जनवरी माह के अंतिम शनिवार को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो देखिए, संविधान दिवस के रूप में पहले इसको मनाया जाता था विधि दिवस के रूप में, क्योंकि एक प्रसिद्ध विधि वेता थे, विधि देता नहीं है, विधि वेता, ये मिसप्रिंट है कई जगह पे छोटी मोटी, विधि वेता थे लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी, बहुत तगड़े वकील थे। इनके सुझाव पर 1979 से लेकर 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 2015 के बाद जैसे ही मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद में हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद में संविधान सभा की भूमिका में बदलाव हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए। तब तक भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलता था। तो अब दो काम हो गए, एक तो भविष्य के लिए संविधान बनाना, तो संविधान बनाने का काम भी हो गया, और दूसरा काम हो गया, जब तक संविधान नया बनकर लागू ना हो तब तक देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संसद की भी आवश्यकता है। तो संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर देती है। कब से? 15 अगस्त 1947 से नहीं, बल्कि कब से है? 15 नवंबर 1947 से संविधान सभा अंतरिम संसद, अंतिम संसद नहीं, अंतरिम संसद की, जब तक, मतलब एक टेम्परेरी व्यवस्था को हम अंतरिम बोलते हैं और स्थायी व्यवस्था को हम अंतिम बोलते हैं। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था थी, अंतरिम संसद की भांति संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, उस वक्त संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर साहब करते थे। ठीक है, तो GV मावलंकर, और वही जब भारत में जब संसद की प्रथम संसद की स्थापना हुई, तो लोकसभा के अध्यक्ष भी GV मावलंकर बनाए गए, और उनके खिलाफ पहली बार और अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। आज तक के इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ केवल GV मावलंकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आया है, एक बात, और पद पर रहते हुए भी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ बातें हैं गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में। अब संविधान सभा, क्योंकि अंग्रेज यहां से चले गए, है ना, और संविधान सभा किसके अनुसार कार्य कर रही थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका मतलब कैबिनेट मिशन योजना किसकी थी? अंग्रेजों की थी। कैबिनेट मिशन तो जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, है ना, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये तीनों के तीनों किसके थे? ये कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, उनके अधीन या उनके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमने संविधान सभा को पूर्णतया संप्रभु संस्था मान लिया कि अब संविधान सभा जो भी कार्य करेगी वो केवल और केवल स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय लेगी और उसी अनुसार रीति और नीतियों का निर्धारण करेगी। तो 15 अगस्त 1947 के पश्चात संविधान सभा पूर्ण संप्रभु संस्था बन गई, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन से मुक्त हो चुकी थी, कैबिनेट मिशन से कंप्लीटली फ्री हो चुकी थी। तो 15 अगस्त 1947 से प्रथम भूमिका में परिवर्तन ये हुआ कि ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतया स्वतंत्र होकर अब किसी प्रकार के ब्रिटिश दबाव में नहीं थी, और संविधान सभा एक पूर्ण स्वायत्त संस्था या संप्रभु संस्था का स्वरूप ले चुकी थी। एक तो ये भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरा, इसके पश्चात संविधान सभा की दोहरी भूमिका आ गई। मैंने बताया था, पहला काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा की भूमिका थी। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और दूसरी इसकी भूमिका थी, ये विज्ञान को आप विधानमंडल, उस वक्त संसद या पार्लियामेंट ना कह के विधानमंडल कहते थे, तो विधानमंडल या संसद के रूप में ये कार्य करती थी। उस वक्त इसका काम था
कि विधि का निर्माण करना और शासन व्यवस्था का संचालन करना। तो उस वक्त जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। और संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया? 17 नवंबर 1947। ये तारीख याद रखना, 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने किसके रूप में? संसद के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया, पूर्णतया दोहरी भूमिका के रूप में आ चुकी थी। अच्छा, अब देखो, जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया था और हमारा देश जो था वो दो भागों में बंट गया, भारत अलग और पाकिस्तान अलग। मुस्लिम लीग और मुस्लिम सदस्य सारे पाकिस्तान में चले गए, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और जो पाकिस्तान प्रांत के सदस्य थे वो सभी पाकिस्तान में चले गए। तो संविधान सभा, जिसमें शुरू में 389 सदस्य थे ना, कितने थे? 389। उन 389 में से अब रह गए सिर्फ कितने? 299, 299 सदस्य रह गए, केवल 299 मेंबर रह गए, 299। इसमें से ब्रिटिश भारत के तो थे 229 और देसी रियासतों के थे 70। तो हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 के पश्चात संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। और शुरू में जब संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुरूप, उस वक्त संविधान सभा में मेंबर थे 389। तो संविधान सभा के सदस्य क्यों घट गए? क्योंकि कुछ सदस्य जो थे वो पाक क्षेत्र में चले गए, मुस्लिम लीग या फिर उस क्षेत्र के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान में भाग चले गए, तो वो सदस्य जो है वो स्थान खाली हो गया और रिक्त सदस्यों के पश्चात अब 299 मेंबर ही रह गए थे। संविधान बनने के बाद में 26 नवंबर 1949 को उस पर कितने सदस्यों ने साइन किए? 284 ने। 299 में से कितनों ने किए? 284 मेंबर्स ने उस पर साइन किए थे, ये ध्यान रखना। अब आर्टिकल 379 बताता है कि संविधान सभा अंतिम संसद नहीं, अंतरिम संसद, इसको थोड़ा सा सही करना। संविधान सभा को अंतरिम संसद नाम दिया गया था, अंतिम संसद नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अंतरिम संसद नाम दिया गया था। संविधान सभा को अंतरिम संसद नाम दिया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से 379 को 26 नवंबर के दिन ही लागू कर दिया था। एक अनुच्छेद है 380। 380 में संविधान सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी, इस बात का उल्लेख था। तो आपने पढ़ा है कि 26 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया, तो किस नियम के तहत किया? इन्हें किया अनुच्छेद 380 अनुच्छेद के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने पद ग्रहण किया। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने पद ग्रहण किया, यानी शपथ ग्रहण की। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस? इसलिए मनाते हैं क्योंकि देश का सर्वोच्च पद उस दिन निर्वाचित हुआ था। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया गया था और जस्ट इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 उस दिन संविधान सभा को एक तरह से भंग कर दिया था। मैं बता दूं, उस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। थोड़ा सा शायद अपने पहले 26 नवंबर देख लिया था। 24 जनवरी 1950 के दिन 3 काम हुए थे। एक तो काम हुआ था राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 24 जनवरी को हुआ था। दूसरा, राष्ट्रगीत लागू किया उसी दिन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत।
ये तीन चीजें उसी दिन लागू की थी। कब? 24 जनवरी 1950। और जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया था। और राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ 24 जनवरी 1950 और पदभार ग्रहण किया 26 जनवरी 1950। ये थोड़ा सा एकदम क्लियर कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली है और 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान कर लीजिएगा अच्छे से। तो और भी 3 काम हुए थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था और राष्ट्रीय गान हुआ उस दिन लागू किया और राष्ट्रगीत को लागू किया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लागू किया। तो ये छोटी मोटी बातें। अच्छा, अब क्या है, क्या भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना चाहिए? वर्तमान में राष्ट्रमंडल की क्या प्रासंगिकता है? देखो, राष्ट्रमंडल का सदस्य तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये आरएस के क्वेश्चन है। आरएस मेंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल का सदस्य इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कूटनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से, व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक और सुरक्षा संबंधी सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत का अन्य सभी देशों से संबंध जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा मंच था राष्ट्रमंडल, जो अब यूएनओ का रूप ले चुका है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत को बनना जरूरी था और बनना चाहिए। राष्ट्रमंडल की प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान में राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संस्कृति का, परस्पर सुरक्षा का, है ना, व्यापार वाणिज्य इत्यादि सभी चीजों का नियमन और नियंत्रण करता है। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी भी तमाम कार्य यूएनओ करता है। तो यूएनओ की वर्तमान में प्रासंगिकता सबसे बड़ी तो ये है कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अब तक विश्व को विभिन्न कूटनीतिक माध्यमों से इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा रखा है। हालांकि देखो, अब स्थिति खराब हो रही है। ये जो इजराइल का ईरान का युद्ध हुआ, अमेरिका भी इसमें जो भागीदार बन गया, या आपने कह सकते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर नाटो संगठन की भागीदारी, रूस का अपना समूह काम अलग से वर्सा पैक्ट के रूप में काम करना, ये सब चीजें वर्ल्ड वॉर थर्ड की ओर धीरे धीरे घसीटती जा रही है। लेकिन फिर भी यूएनओ की अभी तक इतनी प्रासंगिकता है कि इन्होंने अभी तक युद्ध से बचा रखा है, क्योंकि युद्ध की भयावहता भी सबको पता है। तो भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना चाहिए, और मतलब बनना चाहिए था उस वक्त, और बना भी है। और वर्तमान में भी राष्ट्रमंडल की प्रासंगिकता है, यूएनओ के रूप में है वर्तमान में। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हुए? देखिए, संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय, संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय थे, एक तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। देखो, अब भारत संप्रभु राष्ट्र बन चुका था, ब्रिटिश अधिपत्य से पूरा आजाद हो गया। अभी ब्रिटेन वालों, अब तुम्हारा हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अब हम अपने स्वतंत्र देश हैं। हम सभी देशों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में अपने कूटनीतिक संबंध स्वतंत्र रूप से रखेंगे। इस बात को दर्शाने के लिए भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। कब? मई 1949 में। कब? मई 1949 में। इसके अलावा मैंने बताया 24 जनवरी 1950 का दिन, जो संविधान सभा की बैठक का अंतिम दिन था, संविधान सभा की बैठक का अंतिम दिन था, उस दिन पहला काम राष्ट्रगान को मान्यता दी गई, राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया 24 जनवरी 1950, जो अंतिम संविधान सभा की बैठक का दिन था। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आगे। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तथा इसी समय संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर लिया। ये भंग, और ये उस हिंदी में नामों में गड़बड़ है, भंग है, ये भंग कर दिया। लेकिन इसके बाद भी यह संसद के रूप में काम करती रही। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम पूरा कर लिया। अब संविधान सभा का रोल रह गया किस रूप में? संसद के रूप में। अब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। जब तक नई संसद 1952 तक, जब तक नए चुनाव नहीं हुए, नई संसद का गठन नहीं हुआ, तब तक संविधान सभा संसद की भांति कार्य करती थी, है ना। और ये किसके तहत था? आर्टिकल 379। संविधान
जो है उसकी 3 प्रतियां तैयार की गई थी। मैंने आपको बताया था संविधान की 3 प्रतियां तैयार हुई थी। एक प्रति अंग्रेजी में थी, एक प्रति अंग्रेजी में थी, लेकिन डिजाइन थे इस पे। क्या थे? डिजाइन। और तीसरी प्रति इसके ट्रांसलेशन की थी हिंदी में। तो संविधान की 3 प्रतियां तैयार की गई है। संविधान पर डिजाइन किसने बनाया? नंदलाल जी बोस ने डिजाइन बनाने का काम किया। और संविधान को सुंदर हस्तलिपि में लिखने का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने संविधान को हिंदी अपने हस्तलिपि में लिखा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, उस दिन 207 सदस्य थे। प्रथम बैठक में कितने थे? 207। और प्रथम सत्र, अब आप कहोगे बैठक और सत्र में क्या अंतर है? देखो, जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस दौरान एक दिन तो बैठक नहीं होती ना, रोजाना ही होती है, महीने भर 15 दिन। तो पूरा जो 10-15 दिनों का ग्रुप है, अगली बैठकों से पहले जो बीच में वेकेशन आता है, छुट्टियां आती है, उससे पहले जो 10-15 दिन, महीना, जो भी इकट्ठा जो समूह है, उसको क्या कहेंगे? सत्र। और एक दिन जो मीटिंग हुई है उसको क्या कहेंगे? बैठक। बैठकों का समूह सत्र होता है। तो ध्यान रखना, पहले सत्र में कितने मेंबर रहे थे? 211। और पहली बैठक में कितने थे? 207। पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? 10। और कुल कितनी महिलाएं थी? 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BR अम्बेडकर को संविधान का दक्ष पायलट कहा कि उन्होंने संविधान को जब बनाया गया उस वक्त जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्शन आता था, उस पर इतनी तार्किक दलीलें देते थे कि मानते थे कि ये वास्तव में एक दक्ष पायलट है, जिन्होंने हर चीज़ पे सोच विचार करके ही संविधान जो है उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी है, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। अब देखो, संविधान सभा ने संविधान बना के तैयार कर दिया। संविधान सभा की बहुत सारी आलोचनाएं हुई। क्या क्या आलोचनाएं हुई? पहली आलोचना तो ये हुई कि देखो, आलोचना करने वाले तो करेंगे, और इस पे प्रश्न भी खूब आते हैं कि संविधान, ये RS मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। क्यों? इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था, इसलिए संविधान सभा में सही मायने में जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। और रियासतों के प्रतिनिधि तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, राजाओं ने इनका मनोनयन किया था। मतलब आप ये समझिए कि केंद्रीय विधानमंडल था, ये केंद्रीय विधानमंडल था। इसमें अलग अलग सदस्य हैं। केंद्रीय विधानमंडल के अंदर अलग अलग राज्यों से सदस्य गए थे, राज्यों से इसमें गए। इन सदस्यों को चुनाव जो था वो जनता ने सीधा नहीं किया था, इनको राजाओं ने मनोनीत करके भेजा था, और हमने ये मान लिया कि ये जनता ने चुन के भेजा है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो सदस्य संविधान सभा से यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल में गए, और इनसे में से हमने जो संविधान सभा बनाई, तो वास्तव में ये जनता ने तो चुने नहीं थे, हमने प्रतिनिधि मान लिया। भाई, इस साम्राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, वहां से एक मेंबर चुन लिया। और चुना कैसे? राजा साहब ने कह दिया जी हमारा ये आदमी ले जाओ, ये आपका जो है वो संविधान बनाने में मदद करेगा, सबसे पढ़ा लिखा समझदार आदमी यही है। तो कई जगह पर जहां संभव हो पाया वहां से तो जनता से चुनाव करवा दिए, लेकिन बाकी जगह नहीं हो पाए। तो ये एक आलोचना थी कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष जनता से निर्वाचन नहीं हुआ। इसका मतलब जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करने वाले ये सदस्य नहीं थे, बल्कि ये तो राजाओं के द्वारा मनोनीत थे। अब ये भी था इसमें, इसका भी समाधान किया गया। भाई, हम कह रहे हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे, तो क्या उस वक्त देश की परिस्थितियां ऐसी थी क्या कि पूरे देश में चुनाव करवाए जा सकें? नहीं थी। ये तो स्टीफोर्ड क्रिप्स ने भी कहा था, भाई हमने तो सोचा था भारत में चुनाव करवाएंगे, लेकिन जहां देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं,
जहां देश में कोई कानून नहीं है, जहां इतनी सारी विविधताएं हैं, उस देश के अंदर तुरंत चुनाव करवाना संभव नहीं था। तो राजाओं द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को ही संविधान सभा के जो थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मानकर उन्हें संविधान सभा में स्थान दिया गया। तो यह आलोचना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था। पहली बात, सीधा चुनाव नहीं हो सकता था। दूसरा, देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, अभी पता ही नहीं था, अंग्रेज जा रहे थे, देश की सत्ता आगे किसके हाथ में आएगी यह तय नहीं था। तो संविधान सभा ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो देश की सत्ता को संसद के रूप में संभाल सकती थी और देश के लिए एक अनुकूल संविधान भी बना सकती थी। और देखिए, वास्तविकता में हम बात करें तो भले ही आज चुनाव हो रहे हैं, हम लोग शिक्षा भारत की 73% पहुंच गई, हम इतने शिक्षित हो चुके हैं, फिर भी उस संविधान सभा में जितने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उतने बुद्धिजीवी व्यक्ति आज भी हम चुनकर संसद में नहीं भेज पा रहे जितने उस वक्त वो लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा संविधान तैयार कर दिया बिना किसी स्वार्थ के, केवल देश हित में। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान सभा के सदस्य भले ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे या राजाओं द्वारा मनोनीत थे, लेकिन लायक थे, योग्य थे, एक से एक बुद्धिमान आदमी थे। उस वक्त देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था, तो जनता तो पूर्णतया ब्रिटेन का बहिष्कार ही कर रही थी, तो चुनाव में भाग कैसे लेती नहीं। सांप्रदायिक ये दंगे हैं भाई, ये क्योंकि जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे अक्षर के रूप में आगे टाइपिंग में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी नहीं था और समय भी बहुत कम था कि अंग्रेजों को जाना था, देश के अंदर संविधान सभा बनानी थी, बहुत फटाफट में काम हुआ, तो ऐसे में चुनाव करवाना संभव नहीं था। इसके अलावा जनता में भी अशिक्षा थी, राजनीतिक जागरूकता इतनी नहीं थी कि वो अपने अधिकारों के लिए संविधान सभा के लोगों को चुन सकें। इन सभी स्थितियों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया और रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था, क्योंकि वहां अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। तो रियासतें जो थी वहां पे राजाओं ने मनोनीत करके संविधान सभा के सदस्य भेजे और उन्हीं को हमने संविधान सभा के चयनित सदस्य या अपने कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य मान लिया। समझ में आ गई होगी बात। वीडियो में थोड़ा कई बार हम फास्ट बोल जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इसके बहुत सारे वीडियो बनाएं और आप बोरियत वाली तरीके से धीरे धीरे देखते रहें। वीडियो कम वीडियोस के अंदर आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी कवर हो, उस हिसाब से थोड़ी मैंने रफ्तार भी रखी है। नोट्स मैंने PDF सारे लिखे हुए लिए हैं, क्योंकि कई टीचर क्या करते हैं, 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, सिखाने में 10 लाइनें हैं, सिर्फ उनको धीरे धीरे लिखते रहते हैं हैंडराइटिंग में, तो उसमें क्या समय बहुत ज़्यादा खराब होता है बच्चे का। तो सिर्फ वीडियो देखना ही मकसद नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना भी है, क्योंकि आज प्रतियोगी परीक्षाओं का समय मतलब पैटर्न बदल चुका है। अब केवल थोड़े से ज्ञान से रटे रटाए, केवल थोड़े से नोट से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम सारा ही पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं और मैटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा पे जो आरोप लगे थे कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यह आरोप पूर्णतया निराधार था। अब दूसरा ऑब्जेक्शन था, दूसरी आलोचना, कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, संप्रभु मतलब स्वतंत्र नहीं थी। भाई ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा और उन्होंने संविधान सभा का गठन अपने नियमों से कर दिया। तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई, भाई ब्रिटेन के अधीन हम थे तो घोषणा तो ब्रिटेन ही करेगा, है ना। और संविधान सभा के क्या उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने पेश किया ना, वो को ब्रिटेन ने थोड़ी बनाए कि भाई आप इस हिसाब से संविधान बनाइए, हम कह रहे हैं वो बनाइए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। संविधान सभा की गठन की घोषणा ब्रिटेन ने जरूर की है। आज कोई स्कूल 10वीं तक का है, 10वीं का प्रमाण पत्र देते हैं पास का और उसको 11वीं क्लास के लिए प्रमोट करते हैं, ये तो 10वीं तक का स्कूल करेगा, लेकिन 11वीं में बच्चा कैसा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, वो तो संप्रभु है ना। तो यही यहाँ पे हुआ कि मान लीजिए ब्रिटेन के द्वारा भेजी गई कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की उद्घोषणा कर दी, संविधान सभा का गठन भी हो गया, लेकिन वो संविधान सभा तो पूर्णतया संप्रभु थी, वो तो किसी बाह्य या आंतरिक शक्ति के अधीन थी नहीं।
तो ये आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु घोषित कर दी गई थी। अंग्रेज नाम की कोई चिड़िया भी यहां नहीं रही थी, है ना। तो ऐसे में हम कैसे कह दें कि जी अंग्रेज हमें कंट्रोल कर रहे थे? हमने तो किसी को छोड़ा ही नहीं यहाँ पे। अब यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त थी। उसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि वह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी। 15 अगस्त को हमने ये घोषणा कर दी थी कि अब संविधान सभा पूर्णतया संप्रभु होकर काम करेगी। कुछ आलोचकों का मानना था कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह समय बहुत ज्यादा था भाई, 3 साल लगा दिया आपने। यह भी आलोचना अतार्किक है, क्योंकि अमेरिका में तो कह जी अमेरिका में तो 4 महीने में बन गया था। अरे भैया, अमेरिका में और भारत में बहुत फर्क है। चाहे भारत एक तो बड़ा है, चलो बड़ा है वो तो ठीक है, अमेरिका भी बड़ा है, लेकिन भारत में विविधताएं बहुत है, जातियां बहुत है, धर्म बहुत है। किसी एक को असंतुष्ट करने का मतलब है अस्थिरता के माहौल में और अधिक अस्थिरता पैदा कर देना और भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए संकट के बीज बो देना। इसलिए सभी वर्ग को संतुष्ट करते हुए सभी को, चाहे कोई दलित है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई पिछड़ा है, सभी को समान अवसर देते हुए और उन्हें ये विश्वास में लेते हुए कि आने वाले भारत में सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उस हिसाब से संविधान बनाना था। तो अमेरिका की तरह से कोई छोटा मोटा संविधान नहीं बनाना था। तो एक तो सबसे लंबा संविधान था, तो टाइम लगना ही था। भारत और अमेरिका की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। भारत में बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक स्थितियां हैं। अब कोई कह रहा है जी हमारे धर्म को स्थान नहीं दिया, कोई कह रहा है हमारी भाषा को स्थान नहीं दिया, कोई कह रहा है हमारी संस्कृति विलुप्त ना कर दे। तो तमाम जो पूर्वाग्रह थे उनसे निपटते हुए सभी के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए संविधान सभा ने हर एक बिंदु पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए संविधान का निर्माण किया है। भारत में बहुत सारी जातियां थी, सामाजिक रूप से भी बहुत वंचित और पिछड़े वर्ग थे, तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से संविधान बनाएंगे तो समय तो लगेगा। अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग, कुछ अल्पसंख्यक जो थे, मतलब जैसे अपने मुस्लिम की बात करें तो भाई बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, बहुत सारा, जितने पाकिस्तान गए उससे ज्यादा तो इंडिया में रह गए थे। तो वो बोले भाई हम इंडिया में रह गए हैं तो हमारा भविष्य है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान करना था। तो इतने सारे हमें विशेष प्रावधान करने थे। तो हमारा कोई भी अनुच्छेद अपवादों से रहित नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ अपवाद हैं। इसलिए इतने बड़े संविधान का गठन करना पड़ा। अमेरिका का सामाजिक ढांचा जटिल नहीं था और न ही भारत जैसी विविधताएं थी। हालांकि अमेरिका में भी रेड इंडियन और अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किए, सबके लिए एक सा संविधान बना के छोड़ दिया। अमेरिकी संविधान अत्यधिक छोटा है, उसमें केवल 7 आर्टिकल है, जबकि हमारे संविधान में तो 395 आर्टिकल है ना। अभी भी बहुत संशोधन हम कर रहे हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। हाँ, इस बात का अभिमान हमें बहुत है कि भाई हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी हम कहते हैं जी न्याय नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, और बहुत बड़ा संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक बात को बड़े विस्तार से स्पष्ट किया गया है, हर एक बिंदु को स्पष्ट किया गया है, ताकि और अभी भी बहुत सारी जगह पे तमाम हर साल 2-3 संशोधन होते ही होते हैं। जहां कहीं पे भी अपवाद की स्थितियां आती है, प्रश्न खड़े होते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति होती है, वहां पर संविधान संशोधन हर बार होते ही होते हैं। 126-23 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ का संविधान है। देखो, अमेरिका में एक अलग कहानी है। भारत में तो क्या है, हमारा देश है इंडिया। इस पूरे के लिए एक ही संविधान है, पूरे के लिए। राज्यों के लिए अलग संविधान थोड़ी है, केवल हमने विषय अलग दिए हैं उनको राज्य सूची के, बाकी संविधान तो पूरे देश का एक ही चलता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में देश का संविधान अलग है, राज्यों के संविधान अलग हैं, और इन राज्यों के समझौतों से ये देश बना हुआ है। ये राज्य है ना, ये भी अपने अपने आप में देश बने हुए हैं, तो इनका सबका अलग अलग संविधान है, ये अर्ध स्वायत्त है। इनके समझौते से पूरा अमेरिका बना हुआ है। और रसिया में भी ऐसा ही था, रसिया में भी ऐसा ही था। तो वहां भी क्या था, एक तरह से गणराज्य था, छोटे छोटे देश थे, जैसे आज यूक्रेन है और है पोलैंड है। ये सभी देश अपना अलग अलग संविधान रखते थे, खुद अपने आप को अर्ध स्वायत्त भी समझते थे, और सबके समझौते थे से जो है यूनाइटेड फेडरेशन बना हुआ था, संयुक्त गणराज्य रूस जो बना हुआ था। और बाद में आपको पता है 1991 में सभी के सभी राज्य जो थे वो आपस में बोले हम रूस के अंडर में नहीं रहेंगे, स्वतंत्र हो गए।
और रूस के का विभाजन हो गया, रूस अपना अलग रह गया, छोटे छोटे बहुत सारे देश अलग हो गए। तो जो रूस का विखंडन हुआ वो भी एक संविधान की कमजोरी कह सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, राजस्थान कहे कि मैं तो अपना अलग संविधान है जी, मैं तो अलग होना चाहता हूं, नहीं हो सकते भाई। पूरे देश का एक ही संविधान है, आप हमारे अंडर में चलोगे। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है या केंद्रीय सरकार है, उसको संघ को अधिक मजबूत बनाया गया है भारतीय संविधान में, ताकि हमारे देश की अखंडता हमेशा स्थिर बनी रहे। तो ये देखिए कुछ अंतर थे। तो इतना कुछ भारतीय संविधान में देने की वजह से भारतीय संविधान में समय ज्यादा लगा। अब देखो, कई लोग ये कहते हैं, कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधाराओं को अधिक महत्व दिया गया और अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन की एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टम ऑफ द नेशंस, में लिखा है कि कांग्रेस का अभिप्राय भारत है और संविधान सभा का अभिप्राय कांग्रेस है। मतलब इन लोगों ने ये बना दिया कि भाई साहब संविधान सभा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने ही संविधान सभा बनाई और उन्होंने। तो भैया उस समय देश में कांग्रेस ही राष्ट्रीय आंदोलन कर रही थी और ज्यादातर लीडर कांग्रेस के अंडर में ही थे, और इसलिए संविधान सभा में ज्यादातर मेंबर कांग्रेस से आए। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस वाले ही आएंगे, दूसरे आ ही नहीं पाएंगे। हमारे संविधान के मुख्य प्रारूपकार जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कांग्रेस ही नहीं थे। आप सोचिए, यदि सिर्फ कांग्रेस विचारधारा को ही आरोपित करने वाली बात होती तब तो अंबेडकर साहब को तो संविधान सभा के मेंबर ही नहीं होने थे, वो तो अध्यक्ष कैसे। लेकिन वो अध्यक्ष बने हैं, इसका मतलब सिर्फ कांग्रेस से मतलब नहीं है। ज्यादातर लीडर मानते हैं कि वो कांग्रेस से थे क्योंकि वही नेशनल रिवॉल्यूशन के अंदर शामिल थे। लेकिन यदि कोई बाहर भी बुद्धिजीवी व्यक्ति था, राजाओं ने मनोनीत किया है या अन्य किसी दृष्टिकोण से उचित लगा, उन सभी को उस वक्त हमारे देश के प्रबुद्ध नेतृत्व ने उनको शामिल करते हुए एक अच्छी टीम संविधान सभाओं की गठित की। हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस के हैं। उपयुक्त आलोचनाएं अतार्किक हैं। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कभी कोशिश नहीं की। पूरी संविधान सभा की चर्चा में आज तक संविधान सभा के किसी सदस्य जैसे के.एम. मुंशी साहब तो बहुत ऑब्जेक्शन लाते थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि साहब कांग्रेस जो है अपनी बात थोपने की कोशिश कर रही है। एक बात, ज्यादातर निर्णय सर्वसम्मति से लेते थे, कोई भी एक समूह अपनी विचारधारा आरोपित नहीं कर सकता था। प्रारूप समिति ने तैयार किया और इसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस ही नहीं थे। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के मेंबर थे, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णामाचारी। केवल 2 ही मेंबर थे कांग्रेस के। मेन प्रारूप था, प्रारूप में भी 2 ही थे। इससे सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप निर्माण में कांग्रेस का कोई प्रभुत्व नहीं था। भारतीय संविधान की सभी विचारधाराओं को पर्याप्त महत्व दिया गया था। यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा की ओर झुका हुआ नहीं है, सभी का समन्वय है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में ज्यादातर हिंदू थे, इसलिए इस पर हिंदू विचारधारा का अधिक प्रभाव है। तो एक थे सजन सिमोन, इन्होंने हिंदुओं की सभा कहा था इसको, संविधान सभा को, हिसाब इसमें तो हिंदू हिंदू है। एक वेस्टर्न चर्चिल, ये नाम थोड़ा अलग आ गया, ये चर्चिल है, चर्चिल। इनको तो हमेशा ही आपत्ति रहती थी भारत से। चर्चिल साहब को तो भारत से हमेशा ही समस्या रहती थी। इन्होंने कहा कि साहब ये संविधान सभा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जाति की संस्था है, इसमें तो ब्राह्मण ही इकट्ठे हुए पड़े हैं, है ना। इसके अलावा आइबर जेनिंग्स ने कहा, हालांकि आइबर जेनिंग्स साहब ने कहा था कि संविधान सभा में आप अंबेडकर साहब को लाइए, बाद में बढ़ने के बाद में यही कहते हैं कि साहब इतनी कठिन शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, इतना ज्यादा शब्दों का भार लादा गया है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। आने वाले समय में देश के बुद्धिजीवी वकीलों को इस संविधान के कारण बहुत सारा काम मिलने वाला है और देश में की जो जनता है वो मुकदमेबाज हो जाएगी, क्योंकि कानून में स्पष्टता नहीं है। ये बात आइबर जेनिंग्स ने कही। लेकिन ये सभी आलोचनाएं उचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से हुआ था, जिसमें अब उस वक्त चुनाव हुआ था, जिसको ज्यादा वोट मिले वही आएगा। उस वक्त हिंदू सदस्य ज्यादा थे, हिंदुस्तान की आबादी में हिंदू ज्यादा थे, तो कॉमन सी बात है कि हिंदू सदस्य अधिक चुन के आए थे। मुस्लिम भी चुन के आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए, इसलिए हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो गई, अनुपात ज्यादा हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां हिंदुओं को कोई आरक्षण दिया था इस वजह से वो आए हैं।
हिंदू अधिक होने के बावजूद हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पूरी तरीके से पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है। और आज तक अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तो कुछ ज्यादा ही की गई है, बहुसंख्यकों से भी ज्यादा की गई है। तो हम कैसे कह दें कि संविधान केवल हिंदुओं से प्रभावित था? धार्मिक स्वतंत्रता को हम मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है, जिससे इस देश में चाहे कोई 4 आदमी अलग धर्म के रह रहे हैं, उनको भी पूर्ण स्वायत्तता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आर्टिकल 29 और 30 है। तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से धार्मिक प्रभाव नहीं था, ना हम ये कह सकते हैं कोई हिंदुओं का प्रभाव था या कोई और था। ये सभी आलोचनाएं उपयुक्त नहीं है। साथियों, आज वीडियो छोटा ही बनाएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें, सहयोग बनाए रखें। देखिए, ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं, बनाते ही साहब एक ही बात रहती है, जी मेरे वीडियो को लाइक करें जी, शेयर करें जी, ये करें जी, वो करें जी। मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं तो आप देखें, पढ़ें, फ़ायदा लें, और आपके कोई और साथी हों उनको भी आपको लगे कि हाँ साहब भेजना चाहिए तो आप भेजिए, ठीक है। और मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे मामूली खर्चे पे या ना कुछ खर्चे पे हर बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर पाए। उसमें यदि मेरा सहयोग हो पाए तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। इसलिए आप सभी लोग जो है वो वीडियो को रोज़ाना 3-4 घंटे की क्लासेस देंगे, वो देखें, नोट्स पढ़ें, अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निरंतर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।